हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। आज हम देखिए क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बेटा सेल के बारे में। ठीक है, पहली बात तो देखो चैप्टर का नाम ही क्या बोलता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम सेल की बात, मैंने अगर सेल वर्ड यूज किया है तो व्हाई डज इट कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी चीज हमने इसमें समझनी है। और फिर सेल किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती है, किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स लोकेटेड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, फिर एनिमल सेल प्लांट सेल क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को थ्रू आउट देखिए। ठीक है, बिकॉज बेटा जब आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप कर जाते हो। ठीक है, और वही चीज है जो कि आपका लिंक नहीं बनने देती कि सर ने क्या बताया होगा पहले, यू नेवर कम टू नो। तो कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए और साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। और जहां पे भी कंफ्यूजन है वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए उसको। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ न्यू व्यूवर्स से जो पहली बार वीडियो को देखते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसी नई वीडियोस आपके साथ फिर से दोबारा शेयर कर सके और दोबारा नई नई वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सके। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए ये सब शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहली बात तो कि जो वर्ड सेल है हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। देखिए हमने लिखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जरा यहाँ पे कुछ वर्ड्स को समझिए पहले, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए इस वर्ड में, इस पूरे नेम ऑफ द चैप्टर के अंदर ही जो वर्ड यूज किया गया फंडामेंटल, इस फंडामेंटल का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब है बच्चों बेसिक। तो अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक यूनिट के बारे में हमने इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब शुरुआत कब हुई, जब 1665 में, देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे पहले तो। 1665 में यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब ये वर्ड सेल क्या है, कहाँ से आया, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब वी आर सपोज टू रीड अबाउट सेल। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा कि डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला नाम जो बच्चों आता है वो है रॉबर्ट हुक का। ठीक है, किसका, रॉबर्ट हुक का। उन्होंने क्या किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कब है, 1665 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, देखो 1665 एक ऐसी एज थी साइंस फील्ड के अंदर जहां पे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना शुरू हो गया था। लोगों की जो क्यूरियोसिटी है साइंस फील्ड के अंदर वो बढ़नी शुरू हुई थी। ठीक है, तो 17th सेंचुरी की बात है। अब देखिए उस टाइम पे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कॉर्क स्लाइस, कॉर्क स्लाइस। अब देखो पहली बात तो ये कॉर्क क्या होता है। देखो बच्चों फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ट्री है। ठीक है, ट्री के बाहर आपने ये देखा होगा बार्क, एक जो आपका ब्राउन कलर का जो स्टेम का पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन, उसको हम बोलते हैं बार्क। और उसी की सेल्स को हम बोल रहे हैं कॉर्क सेल्स। ठीक है, तो कॉर्क सेल, यहाँ से रॉबर्ट हुक ने थोड़ी सी सेल्स ली, कॉर्क सेल्स, और उनको उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप था जिसको हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उसके नीचे ऑब्जर्व किया। अब देखिए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है पुराना एक तरह का। ठीक है, यानी कि जो उस टाइम पे जितना टेक्नोलॉजी थी, जितनी उनके पास अवेलेबल थी चीजें, उसके हिसाब से जो उन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप कर रखा था वो आज के टाइम के लिए तो प्रिमिटिव माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज टुडे वी हैव मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने इस चीज को देखा, कॉर्क स्लाइस को। कॉर्क क्या था मैंने बता दिया आपको। तो बेटा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनको छोटे छोटे से इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ठीक है, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। अब यहीं से वो वर्ड उन्होंने
दिया कि इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया, सेल्स। ठीक है, कंपार्टमेंट। अब जरा एक बार इसको थोड़ा सा लेमन टर्म में समझने की कोशिश करो कि अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो लोग जिनके ऊपर कोई केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, तो उनको पुलिस सेल वर्ड यूज करती है, दैट पर्सन इज पुट इनटू सेल। हमारे यहाँ तो फिर भी जेल यूज करते हैं, लेकिन वहां पे सेल वर्ड यूज करते हैं। तो सेल एक्चुअली है क्या, सेल एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर उस क्रिमिनल को रखा गया है। तो वो कंपार्टमेंट का वर्ड ही सेल बन के रॉबर्ट हुक ने कॉइन कर दिया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए जब उन्होंने कॉर्क सेल को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया, देखा। ठीक है, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया, सेल। तो ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी, कि रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब देखिए इसी लीग में जो दूसरा नाम आता है बच्चों, वो है ल्यूनवर्क का। ल्यूवनवर्क, ल्यूवनहुक, सॉरी, ल्यूवनहुक। ठीक है, अब ये ल्यूवनहुक ने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड का वाटर था बच्चों, इन्होंने उसके अंदर लिविंग सेल्स को देखा। और ये डिस्कवरी कब हुई थी, ये हुई थी बच्चों 1674 के अंदर। ठीक है, तो 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल नाम की कोई चीज है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं कॉर्क सेल के अंदर। तो 1674 में ल्यूवन हुक ने जो पॉन्ड का पानी था, पॉन्ड वाटर था, उसके अंदर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसी लीग में जो तीसरा नाम आता है वो है रॉबर्ट ब्राउन का। ठीक है बच्चों, आप जरा ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। तो इनका जो नेम है वो आया 1831 में लाइमलाइट के अंदर, जब इन्होंने उस सेल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डीप में स्टडी किया। अब जरा ध्यान रखो बच्चों, सेल जब पहली बार स्टडी की थी रॉबर्ट हुक ने, तो वो था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और वो बात थी 1665 की। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं 1831 की। तो अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगाओ कि 150 साल का डिफरेंस आ गया। 150 ईयर्स के अंदर जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था वो और भी ज्यादा डेवलप हो गया। अब उसकी जो पावर थी टू एनालाइज द थिंग्स, वो भी और भी ज्यादा शार्प हो चुकी थी। तो भाई अब जो रॉबर्ट हुक को सिर्फ स्टार्टिंग में सेल दिखाई दिए थे, कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, अब माइक्रोस्कोप 150 साल के बाद इतने डेवलप हो गए थे कि वो उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी देख पा रहे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन जो पहले बंदे थे जिन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, तो इसके अंदर जो सेंटर में प्लेस है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया था, 1831 के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और नाम आपको मिलता है, वो है पुरकिंजी का। ठीक है, 1839। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म, अब यहां से बच्चों आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं कई तरह से डिफाइन कर सकता हूं। पहले तो अगर मैं सिंपल बोलूं कि इट इज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो फ्लूइड भी दो तरह में डिवाइड करने वाला हूं मैं बाद में, जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म। दूसरा बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इन दोनों फ्लूइड को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसी चीज को मैं एक इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, whatever substance is present inside the cell membrane। अब आप बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो बेटा सेल मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन जिसके अंदर सारा की सारी सेल कंटेंट प्रेजेंट है। देखिए जैसे कि मैंने ये बनाई है, ड्रॉ की है, ये बाउंड्री। तो ये बाउंड्री बच्चा क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह से बाहर एक बाउंड्री है जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, यानी कि बाहर से लॉक किया हुआ है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सो वट एवर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
तो सेलुलर कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हमने तीन तरीके से डिफाइन किया है प्रोटोप्लाज्म को। हमने बोला फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, हमने बोला सेलुलर कंटेंट व्हाटएवर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और हम ये भी बोल सकते थे लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्म। और ये किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजी ने 1839 के अंदर। तो ये चार मेन नेम्स हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकिंजी। ठीक है बच्चों, तो उनकी डिस्कवरीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल को एनालाइज किया था, माइक्रोस्कोप नीचे देखा था, और वहां से सेल टर्म सामने आई थी। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। फिर हमने ल्यूवन हॉक की बात की। ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल को देखा था, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड हमने देखा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का जो नाम था वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के साथ। देन वी हैव नो the name of Purkinje, and his name is associated with the discovery of protoplasm। ठीक है, the word protoplasm मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं आगे की साइड। देखिए, अब साइड बाय साइड जब ये सब चीजें चल रही थी, जब पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया, उसी टाइम पे बेटा एक हमारे सामने आई सेल थियरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? सेल थियरी। सेल थ्योरी। अब देखिए ये सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या? ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फॉर्मुलेट किए गए थे बेस्ड अपॉन द डिस्कवरीज, जो उस टाइम तक डिस्कवरी आ गई थी उसके बेसिस पे किए गए थे। 1838 और 39 के बीच में ये सेल थ्योरी रखी गई थी। तो इस टाइम तक 1838 या 39 तक जितनी भी डिस्कवरीज हो गई थी उसके बेसिस पे एक थ्योरी रखी गई और उसको बोला गया सेल थियरी। अब ये सेल थियरी किसने दी? ये सेल थियरी दी थी बेटा स्केल्डन एंड शेवॉन ने। ठीक है, प्रपोज्ड बाय स्केलेडन एंड शेवॉन। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थियरी। अब देखिए इसने बोला, सेल थियरी बोलती है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला बच्चों कि जो आपकी जो सेल्स होती हैं वो क्या है? बेसिक यूनिट है, और ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, सेल्स, सेल इज द बेसिक, और वी कैन यूज द वर्ड फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये दो मेन पॉइंट्स इन्होंने दिए थे स्केल्टन एंड शेवॉन ने, जो कि सेल थ्योरी के अंडर आए थे। अब लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, इसी थ्योरी को बाद में वर्काउ ने, ठीक है, इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया था। उसको हम मॉडर्न सेल थियरी भी बोल देते हैं, या फिर हम उसको सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सेल डॉक्ट्राइन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सेल थियरी आई। किसने रखी? स्केलेटन एंड शेवान ने रखी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। और जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट है किसी चीज की, लाइफ की। ठीक है, अब जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने एक पॉइंट और बोला था सेल थियरी के अंडर ही, all cells are basically alike in structure and metabolic activities। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूं, all cells are alike मतलब सेम है in structure एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब बेटा ये जो पॉइंट्स रखे गए थे सेल थियरी में स्केल्डन एंड शेवान ने, इसको बाद में, ठीक है, वर्काउ ने आके 1855 में थोड़ा मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाइड सेल थियरी, सेल थियरी। ठीक है, कब आई? 1855 में आई। किसने रखी? पुट फॉरवर्ड बाय वर्काउ। ठीक है, वर्काउ। अब जरा ध्यान दीजिए,
उन्होंने ऊपर वाली बातें तो सेम रखी, चलो भाई ठीक है, ये आपकी हमने बात मान ली, ठीक है। उसने एक पॉइंट और जोड़ दिया बेटा, फोर्थ पॉइंट। उन्होंने बोला कि जितनी भी सेल्स हैं वो जो ओरिजिनेट हुई हैं वो कहाँ से हुई है, ओरिजिनेट कहाँ से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि जो आपकी सेल्स है, जब मैं बोल रहा हूँ कि वो अपनी पुरानी सेल से ही ओरिजिनेट होती है, सो दे अराइज डिनोवो, ठीक है, दे नेवर अराइज डी नोवो। अब इस बात को ध्यान रखना कि जो सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स आर लाइक द पेरेंट सेल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स बाय डिवीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट किसने ऐड किया, वर्काउ ने ऐड किया। इसको भी हम लिख देते हैं, क्या लिखे हम लोग, बोलता है कि द अराइज सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री existing existing living cells, pre-existing living cells by division, ठीक है। एंड द सेल्स फॉर्म, जो नई सेल्स बनती है बच्चों, वो किसके सेम होती है, अपने पेरेंट्स के जैसे ही होती है सब रिस्पेक्ट्स में। एंड द न्यू सेल्स एंड द न्यू सेल्स आर सेम, आर सेम, और यू कैन से लाइक, जो भी आपने यूज करना हो, लाइक द पेरेंट, लाइक द पेरेंट्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो सेल्स हैं, वो वर्काउ ने जो लास्ट में लाइन जोड़ी वो क्या थी, कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से आएंगी। और मेन बात क्या है कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो सारी सेम होगी अपने पेरेंट्स की तरह ही। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये थी सेल थियरी, आई गेस इतना अच्छा से समझ में आया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद कि सेल की डिस्कवरी शुरू हो गई, सेल थियरी आ गई, तो बात शुरू हुई वहां पर सेलुलरिटी के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर पता लगा कि द नंबर ऑफ सेल्स के नंबर पे, कि कितने सेल्स प्रेजेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वी कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में, किसके बेस पे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल। अब यहां पे क्या था भाई, अगर एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, if the single cell is working as a complete organism, then this type of organism is called unicellular organism, ठीक है। तो unicellular organism and multicellular organism, multicellular organism। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने बोला कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनि का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। बेटा मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि कभी भी बायोलॉजी को रटने की कोशिश मत करना। जो आपको बड़े बड़े टर्म्स दिखाई देते हैं उनको स्प्लिट करके उनके सिंपल मीनिंग्स को पढ़ते रहा करो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि कभी भी आपको टर्म्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा तो आपको हमेशा उसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे यूनि का मतलब क्या है, वन, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल की है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो इसमें क्या खास बात है, हियर द सिंगल सेल कंस्टिट्यूट्स द होल ऑर्गेनिज्म। पूरी ऑर्गेनिज्म किसने बनाई, एक सिंगल सेल ने बनाई, होल ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो एक सेल है बेटा, यही सारे काम करती है उस ऑर्गेनिज्म के। एंड इट इज कैपेबल ऑफ ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी कौन करेगा, यही सिंगल सेल करेगी। समझ में आ गया। अब देखो बेसिक एक्टिविटीज मैंने एक ऐसा टर्म यूज कर दिया जो आप बोलोगे सर ये क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं बेसिक एक्टिविटी में फूड, एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट,
तो एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब बेसिक एक्टिविटीज है। अब अगर ये सारे काम एक ही सेल कर रही है और वो सेल कैपेबल है, ठीक है, इन सब काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम इसमें डिवीजन का भी ले सकते हैं, सेल डिवीजन। मान लीजिए एक ही सेल है, वही अपनी नई सेल्स बनाती है, सेल डिवाइड कर लेती है, तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। अगर ये सारे एक ही काम कर रहा है, एक ही सेल करती है, तो वो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर। अब यहाँ पे हम बात है मल्टी सेलुलर पे, यहाँ पे मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या बनाएंगी, ऑर्गेनिज्म को बनाएंगी, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी। द वर्ड मल्टी मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। यूनि मतलब वन आया था, तो अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं और वो मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में से कोई भी हो, अब भाई हमने बोला कि एक सिंगल सेल है, सारे काम कर रही है, तो वहां पे कुछ डिवीजन ऑफ वर्क तो होना चाहिए, चाहे वो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वहां पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ होगा या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा, भाई ये काम तो ये एक बंदा करेगा, ये काम ये बंदा करेगा, ठीक है, यानी कि वहां पे पूरे काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, आप बोलोगे कि सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा। बच्चों वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा क्योंकि सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं। तो यूनिसेलुलर के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, वो कौन कौन से लेवल पे होगा, कंपार्टमेंट लेवल पे या कंपोनेंट लेवल पे होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, तो वहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगी वो सेल्स के बीच में हो जाएगी, ठीक है भाई, ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स ये वाला काम कर देगा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये वाला काम करेगा, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स के अमंग होगी, ठीक है, बिटवीन द सेल्स। लेकिन जो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो एक सेल के अंदर ही होगा, ठीक है। देखिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कुछ इनके एग्जांपल्स लिख लीजिए कि अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है, तो एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरियल सेल है वो आपकी कैसी है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल होती है बैक्टीरिया की, वही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और देखिए, आप सबने अमीबा का नाम सुना ही है, तो अमीबा ये भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर दूसरा तीसरा एग्जांपल देखिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और देख लीजिए फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, सॉरी, क्लैमिडोमोनास। तो ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, ये हैं यूनिसेलुलर के एग्जांपल। मल्टी सेलुलर में तो कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, ठीक है। और आपका फंगाई वगैरह, ठीक है, एल्गी, ये सब क्या है, ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले बात तो यूनिसेलर मल्टी सेलर का टर्म क्लियर हुआ कि टर्म्स बोलती क्या है, यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब मोर देन वन, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कि मैंने जो आपको बात की है डिवीजन ऑफ लेबर की, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेबर मतलब वर्क, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। अगर जो टोटल वर्क है, मान लीजिए मैं आपकी पूरी क्लास को कोई एक काम दे दूं, ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है आपको ये काम करना है, तो आप कहोगे कि सर इट्स बेटर कि हम इस काम को डिवाइड कर दें अपने कुछ ग्रुप्स बना के उन स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो क्या हुआ बच्चों, वो हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर मान लीजिए हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म दो तरह की थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर जो सेल होंगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगी बच्चों, उसके अंदर किस बेस पे होगा और मल्टी सेलुलर पे क्या होगा, इसको समझिए, ठीक है। अगर बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो किस पे होगा बच्चों, सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बेस पे। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, ऑर्गेनेल,
ठीक है। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको दो चीज नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर पे मैंने बोला सेल ऑर्गेनल। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है ऑर्गेनल? देखो, ऑर्गेनल बेटा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल, विद इन द सेल। सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी तो आपको नेम मैंने बताया ही नहीं है कंपोनेंट्स के, सेलुलर ऑर्गेनल्स के, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम्स सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। गोल्गी एपरेटस ये भी आपका सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। सेंट्रियोल्स, तो बेटा ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब देखिए ये वर्ड क्या है, इसको बच्चों ध्यान से समझना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ हायरार्की भी बोल देते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। अब ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दो, हम बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल प्रेजेंट है। अब बच्चों अगर मोर देन वन सेल प्रेजेंट है तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल एक से ज्यादा है तो मैं सेल्स लिख दूं। जब बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगे बच्चों आपस में, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, तो उससे क्या बोलते हैं हम उसको, टिश्यू। लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ी काम की बात ध्यान रखनी है कि सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं बोलते हैं। टिश्यू किसको बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कोई सेम फंक्शन कर रहा हो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको चार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 10-10 ईच फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नंबर बराबर भी हो, एक अनइक्वल भी हो सकता है, बट सपोज कीजिए मैंने 10-10 के ग्रुप बना दिए। अब मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है ए, चलो इनके नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, चार ग्रुप बन गया। अब मैंने कहा भाई तुम चारों ग्रुप को कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करना है, यानी कि ए का फंक्शन बच्चों अलग होगा, बी का फंक्शन अलग होगा, सी का फंक्शन अलग है और डी का अलग है। चलो हमने बोला ए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, बी एकेडमिक यानी कि पढ़ाई कर रहा होगा, डी को हमने बोला कि आप चलिए कुछ कल्चरल इवेंट कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हमने डी को भी कोई काम दे दिया। तो भैया हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे ग्रुप्स को उनके स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन दिया। तो हमने बोला कि चारों के चारों जो ग्रुप है वो क्या है, अलग है। इसीलिए मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ टिश्यू ये नहीं है कि सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लीजिए, स्पेसिफिक फंक्शन। तो अगर एग्जाम्पल में देखोगे, अगर ए का काम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का है तो वो स्पोर्ट्स ही कर रहा है, वो एकेडमिक या कल्चरल इवेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर सी का काम कल्चरल इवेंट का है तो कल्चरल इवेंट ही करेगा, वो स्पोर्ट्स में नहीं है इस टाइम पे। समझ में आ गया? तो बच्चों हमारे कहने का मतलब है कि जो टिश्यू की डेफिनेशन है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू। समझ में आया? इसी तरीके से जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएं जो कि सेम फंक्शन कर रहे थे, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों ऑर्गन। ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या बोलूं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है,
तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन जो कि सेम तरह का काम कर रहे थे, जब वो मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह का काम कर रहे थे, ठीक है, और वो सब मिलके एक इस तरह की यूनिट बना दे कि हाँ वो अब सेल्फ सस्टेनेबल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। समझ में आया बच्चों? तो देखिए, हम इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, हमने बोला कि सेल्स के ग्रुप डिवाइड हो गए टिश्यू में, हर एक टिश्यू जो होगा अलग अलग तरह का काम कर रहा होगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। जब बहुत सारे टिश्यूज अलग अलग मिलके एक ऑर्गन बना लेंगे, तो इस तरह हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे जो अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होगी। जब उस तरह के सेम तरह के ऑर्गन्स मिलेंगे और वो ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, तो यहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कितने सारे ऑर्गन्स हैं। आपके ओरल कैविटी, माउथ से लेके दांत है, टंग है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये सारे इंडिविजुअल ऑर्गन्स मिलके एक तरह का काम कर रहे हैं, या एक ही तरह की वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी है। तो वो सब किसके पार्ट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम के। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गन सिस्टम का। लेकिन ये इंडिविजुअल ऑर्गन्स यानी कि इंटेस्टाइन आ गया, स्टमक हो गया, इसोफेगस है, ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है। इज इट क्लियर? तो इस सब चीजों का आपने ध्यान रखना बेटा। तो ये थी हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बात की डिवीजन ऑफ लेवल की, लेबर की, जो कि यूनिसेलुलर पे तो होगी, सेल ऑर्गेनल बेस पे। और ऑर्गेनल में मैंने आपको बता दिया, जो भी कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल। इतनी बात समझ में आई? तो अब इतना होने के बाद बच्चों एक चीज आती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक डिवीजन और है सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। कैरियोटिक। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इसमें भी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्या है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे कंटिन्यू। प्रो का मतलब है, देखो मैं अब फिर से इसको तोड़ रहा हूँ, डिवाइड करते हैं टर्म्स को। प्रो मतलब बच्चों प्रिमिटिव, ठीक है। क्रेयॉन मतलब न्यूक्लियस। यू मतलब बच्चों, यू का जो मतलब है ट्रू, ठीक है। और फिर से क्रेयॉन का मतलब क्या हो जाएगा, कैरियन मतलब आपका न्यूक्लियस। तो अब यहां से देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ और मैं आपको एक चीज लिख के देता हूँ, ऑर्गेनिज्म विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि या ऑर्गेनिज्म, ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि अनडेवलप्ड, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कैसे, अनडेवलप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रू वाले में यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब है बच्चों, अगर इफ न्यूक्लियस इज बाउंड, इज नॉट बाउंड, सॉरी, is not bound, is not bound in a membrane, in a membrane. But here the nucleus has a proper membrane outside. ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो वो न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट थे, वो सब क्या है बच्चों, इस तरह से सेल के अंदर बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उसके पास। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, a nucleus is well defined and it is also having a membrane outside. That is why the components of nucleus are not spread in the cell, or you can say throughout the cell. ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस या बोलो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आप बोल लो इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस,
ठीक है भाई, उसके पास एक बाउंड्री है तो प्रॉपर डिफाइंड है वो न्यूक्लियस, तो उस तरह की सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बच्चों ये था आज की क्लास में, मैंने आपको सिर्फ टर्म्स बताई हैं, ठीक है, कि टर्म्स का मतलब क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। आने वाली क्लासेस में और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में बेटा मैं इसको लास्ट में लूंगा जब हम सारे सेलुलर कंपोनेंट्स की बात कर चुके होंगे, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। उसके बाद आप खुद ही अपने आप ही डिफरेंस लिख लोगे कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस है और ये फीचर्स आपके यूकैरियोटिक के। सिमिलरली प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी आप बड़े इजीली डिफरेंशिएट कर दोगे आफ्टर स्टडिंग ऑल दी सेलुलर ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। क्लास पसंद आई है, सब समझ में आया है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।